देयर इज नो गैस। जी जी जी, पूछें। जो सीड डोरमेंट हो जाता है या बड, वो फेवरेबल कंडीशन आने पर भी वो जर्मिनेट नहीं करता, तो ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज है जो इवन उसकी फेवरेबल कंडीशन को भी अपोज कर रही होती है? ये चूंकि आपने भी टॉपिक नहीं पढ़ा, अभी तो हमने कल इंट्रोडक्शन किया है। सीड ऑर्गेनिज्म जब हम पढ़ेंगे कि सीड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक कैसे करते हैं, तो उसमें हम साथ साथ चूंकि उसमें अब ये समझे कि इसके दो हेडिंग है सेपरेट, जिनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे। व्हाट आर कॉजेज ऑफ सीड ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड ऑर्गेनिज्म। जब तक आपको तमाम कॉजेज, चूंकि कल तो सिर्फ तारक साहब पढ़ा, जब तक आपको तमाम रीजंस पता चल जाए कि ये सीड ऑर्गेनिज्म किस वजह से हुई है, जब तक आप उस वजह को खत्म नहीं करेंगे तब तक सीड ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होगा। ये टॉपिक, इसका जवाब आना है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी जी, जैसा कि बुशरा ने सवाल पूछा कि अगर हम सीड्स को उसकी प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन दे दें तो तब भी नहीं होता। याद रखिए, मैंने अभी जो जिक्र किया है कि बाजार तो हमारे हेडिंग है कि और जो प्रॉब्लम है कि ये सवाल अभी तक जो आया है शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो कुछ ज़्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत सी डिटेल्स के साथ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर तौर पर तमाम चीज़ों का जिक्र कम टाइम में कर दूँ। बहरहाल पहली रीज़न बीजों के खाबिदा होने की और ना उगने। हेडिंग है सीड कोट। आप चाहें तो चीज़ें ये बात पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं साथ साथ कुछ पॉइंट लिख के भी देता हूँ, ले जा सकते हैं। तो मैं हाथ से लिखता हूँ, हाथ से जब लिखता हूँ तो मेरी राइट हैंड बहुत ही गंदी है, वो बड़ी अजीब चीज़ें बन जाती हैं। बात का माउस काम नहीं करता प्रॉपर। अब दूसरी तरफ दूसरी चीज़ है कि अगर मैं उसको टाइप करूँ, टाइप तो मैं कर दूँगा, लेकिन मैं एक उंगली से टाइप करता हूँ, एक एक लफ्ज़ को देख के टाइप करता हूँ, आपकी तरह से टाइप नहीं करता। आप लोग पंखे बंद करके टाइप कर लेते हैं बहरहाल, तो ये भी मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ चीज़ों को लिख दूँ ताकि वो जो डायग्राम बहुत गंदी बनती है वो ना बने, बल्कि ज़रा अच्छी और लफ्ज़ आपके सामने नज़र आ जाए। ये हेडिंग्स यहाँ यूँ समझे कि मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, चल रहा है जी। मेरा पहला पॉइंट है इसमें, ये रीज़न है उसकी वजूहत क्या है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। सीड कोट, आप इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत से पौधों के बाहर एक मोटा मजबूत सीड कोट होता है। ये सीड कोट बहुत बड़ी आप कह लीजिए हिंड्रेंस है जब तक ये सीड कोट ब्रेक ना किया जाए। जरा बादाम पे गौर करें, आई एम श्योर आप लोगों ने कागजी बादाम और काठा बादाम, इसका नाम सुना हुआ है, समझते हैं काठा बादाम क्या होता है? जी, ताहिर ने कहा जी समझता है। और कोई जी? जी सर। क्या होता है जी, ये बता भी दें सर। काठा बादाम क्या होता है? आपकी आवाज एक वक्त में सिर्फ एक दो बच्चे ना बोले, बाकी सब बच्चे माइक ऑफ रखें। जी ताहर, अब दोबारा बताएं, जरा ऊंची आवाज में बोलें क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। दोबारा बोलें ताहर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कागजी बादाम होता है ना, वो शायद में बनिस्बत काठा बादाम थोड़ा सा बड़ा होता है और वो आम हाथ से टूट जाता है। यानी कि तो दूसरा जो काठा बादाम होता है सर, वो थोड़ा शायद छोटा होता है कागजी बादाम से, और वो आम हाथ से काफी जोर लगाना पड़ता है चीज को तोड़ने के लिए। आपकी आवाज में खासी गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल आपकी बात की समझ आ गई है। आपने इसमें जो साइज का जिक्र किया है, आपने चूंकि बादाम की ज्यादा किस्में नहीं देखी हुई, बादाम की बहुत सी किस्में हैं। बहरहाल याद रखें, जो काठा बादाम होता है वो बहुत माठा होता है, उसके गिल बहुत ही मोटा, बहुत ही मजबूत सीड कोट होता है। और हो सकता है कि एक बंदा अपने दांतों से काठे बादाम को तोड़ने की कोशिश करे और दांत टूट जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बहरहाल जो सीड कोट है, बादाम के बाहर बहुत ही सख्त जो छिलका मौजूद है, असल में हम उसको सीड कोट कहते हैं। एक्चुअली सीड कोट नहीं है, स्टोन है, और ये स्टोन जैसे उसका नाम बता रहा है बहुत ही हैवी होता है। ऐसी अखरोट के बाहर भी बहुत मोटा, बहुत मजबूत छिलका मौजूद होता है।
इसको ब्रेक करने के लिए उसको पानी में सोक करना पड़ता है, वो नरम हो जाता है, फिर उसके अंदर बीज ग्रो करेगा और तब जाके जब तक इसको ब्रेक ना किया जाए तो सीड डालने से खत्म नहीं होगी। ये पहला हेडिंग मैंने सीड कोट के हवाले से दिया है कि जिन बीजों के बाहर इंतहाई सख्त किस्म का कोई फॉल मौजूद है। याद रखिए कि मैंने मिसाल तो सिर्फ उसकी दी है, बहुत से और पौधे हैं जिनमें बाहर इतना सख्त फॉल नहीं होता है, सीड कोट छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें जो है ये प्रोसेस होगा। दोबारा याद रखिएगा मैंने बादाम और अखरोट की जो मिसाल दी है, आम ज़ुबान में हम उसको सीड का छिलका ही कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, बीज बादाम और अखरोट के बाहर जो छिलका होता है सख्त वाला, इसको तोड़ना पड़ता है पहले खाने से पहले। आम बंदा उसको क्या समझता है कि बीज का छिलका है, एक्चुअली वो बीज का छिलका नहीं है, वो फ्रूट का पार्ट है। जी, आप इस बात से वाकिफ है पहले से कि नहीं? नहीं सर। फ्रूट का कौन सा पार्ट है वो ये बताइए फिर। हाँ जी, सभा ने जवाब देना बंद कर दिए हैं। सभा किधर है? सभा बहुत दिनों से गायब है, क्या बात है? सभा को क्या हुआ है? सभा है कि नहीं आज? नो सर, एब्सेंट है। चलो जी, दोबारा सुन लीजिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है सीड के हवाले से, अखरोट और मिसालें दी हैं। एक्चुअली ये सीड कोट नहीं है, रूटीन में इसको हम सीड कोट ही कहते हैं, समझते हैं। वेल एक्चुअली ये सीड कोट नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ फ्रूट। ये एंडोकार्प है फ्रूट के, और ये सीड कोट जैसे ही एक्ट करती है, यानी बहुत ही सख्त होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से बीज हैं जिनके बाहर सख्त मजबूत वाला छिलका होता है। जब तक उसको ब्रेक ना किया जाए, मिसाल के तौर पर लेग्यूमिनेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली के कुछ मेंबर के बाहर ऐसा मजबूत सीड कोट हो सकता है। अब उसको उगाने का एक तरीका है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वॉश किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाल के उसके साथ उसको वॉश करते हैं और फिर वो नरम हो जाता है और फिर उसको उगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। याद रखिए कि एसिड से इसको वॉश, जब डाइल्यूट एसिड से करेंगे इसको, रखेंगे उसमें, तो इसको बहुत सारा पानी से वॉश करना पड़ेगा ताकि वो महफूज भी हो जाए। सल्फ्यूरिक का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करना पड़ता है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, इंतहाई खतरनाक चीज़ है। ये था जी हमारा पहला सीड कोट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस हुआ आर्ट सीड कोट के हवाले से। दूसरा हेडिंग है हमारा जी, ये जनरल है कि बहुत से पौधे ऐसे हो सकते हैं जिसमें केमिकल इनहिबिटर्स मौजूद हो सकते हैं। कुछ है केमिकल इनहिबिटर्स। अब केमिकल इनहिबिटर जैसा कि लफ्ज़ खुद बता रहा है, एक ऐसा केमिकल मौजूद है जो बीज को उगने से रोक रहा है। अब अगर केमिकल इनहिबिटर मौजूद हो, और ये केमिकल इनहिबिटर क्या होगा, ये सवाल कल ताहर ने एक सवाल पूछा था जो पूछे गए हुए याद है, भूल चुका है आपने कल क्या क्वेश्चन पूछे थे? सर राइट और रोल सीसी कैसे दें जी सीट बिल्कुल, ऑर्गन। जी बिल्कुल ठीक है। जो ताहर ने सवाल पूछा था उसको ध्यान में रखें। सवाल ये पूछा जा चुका होगा कि एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है सीड ऑर्गन्स में। तो उसका जवाब ये है कि बहुत से पौधों में उनके बीजों के अंदर हार्मोन, आपको याद होगा एब्सिसिक हम पढ़ चुके हैं, इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन। अब अगर एब्सिसिक एसिड और इसके अलावा कुछ और भी है, याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड के अलावा, चूंकि हमने सिर्फ चंद जो मेजर बड़े बड़े हार्मोन हैं वो पढ़े हैं, इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे हार्मोन भी हैं। चूंकि आपकी बुक ने इस चैप्टर को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं दी हुई है, वेटेज ज़्यादा नहीं है, कोई अहम सवाल नहीं पूछा गया उसमें से एक दो सवाल के अलावा। तो जो मैंने जो माइनर वाले हार्मोन्स है वो एक्सप्लेन नहीं किए हुए, बाहर अदर हार्मोन्स भी हैं छोटे छोटे, और अदर केमिकल्स भी हैं जो यही वाला काम कर रहे हैं, ग्रोथ को रोकने वाला काम कर रहे हैं, वो मौजूद हैं कुछ बीजों के अंदर। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर, उसमें टोमेटो है मिसाल के तौर पर, ऑरेंज है। एग्जाम्पल्स हैं जिसकी टोमेटो एक, और दूसरी एग्जाम्पल है ऑरेंज। ये दो पौधों के नाम मैंने लिखे हैं जिनके अंदर ये इनहिबिटर्स मौजूद हैं। अब इन इनहिबिटर्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या हम क्या करें कि इनका असर ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए एक बड़ा अजीब और किस्म का आप कह लीजिए मेथड क्या किया गया है। वैसे तो बहुत से मेथड हैं,
एक जो मेथड बहुत ही ज़रूरी है वो है चिलिंग। आप चिलिंग के नाम से वाकिफ़ हैं पहले से कि नहीं? चिलिंग, चिलर, चिलिंग क्या होता है? क्या सर होती है? ठंडा जी, बिल्कुल ठंडा ठीक है। करना जी, किसी बिल्कुल चीज ठीक को। है। जी, ठीक है, जॉब ठीक है, आपका ठंडा कर दें। अब देखिए कि इस ठंडा करने का इससे ताल्लुक क्या है? मैं एक लफ्ज़ और बोल रहा हूँ, क्या आपने वर्नेलाइज़ेशन का नाम पढ़ा हुआ है पहले से? वर्नेलाइज़ेशन। सर नाम सुना है लेकिन प्रॉपर याद नहीं है। ये आपके एंट्री बुक में मौजूद था, टॉपिक था, लेकिन वज़ाहत आपको भूल चुका होगा जो। आप लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत अरसा हो गया आपको पढ़े हुए। वर्नाशी में भी ऐसे किया जाता है, बीजों को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत से ऐसे बीज पे इन्वर्टर मौजूद है, जब उनको चिलिंग प्रोवाइड की जाती है यानी लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके इन्वर्टरी इफेक्ट को रोक देता है, खत्म कर देता है और बीज उगना शुरू कर देते हैं। चांचे इसको ब्रेक करने का एक मेथड है जो चिलिंग, ये एक मेथड होगा। ऐसे ही अदर मेथड भी है। अगर ऐसे पौधों को, ऐसे बीजों को जमीन में ग्रो कर दिया जाए और साथ पानी दे दिया जाए, अब गौर कीजिए कि जब आप उसको ज़मीन में बो देंगे और ज़्यादा पानी भी दे देंगे, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? अब मिट्टी भी मौजूद है, मिट्टी गीली होती है, पानी आपने डाल दिया हुआ है, पानी उसके अंदर एंटर होगा और वो पानी उसमें से उस इनहिबिटर को फ्लो करके बाहर ले जाएगा, निकाल देगा, वो उसका असर खत्म हो जाएगा और इस तरह से बीज उगना शुरू हो जाएगा। यानी सोइंग के ज़रिए मिट्टी में उसको ग्रो करके पानी डाल के ही इसके इफ़ेक्ट को खत्म किया जा सकता है। पहले ये थे जी। तो इसके अलावा तीसरा मेथड भी है हीट ट्रीटमेंट। कुछ पौधों को गर्म पानी में, हल्के से गर्म पानी में, ये बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं लेके जाना इनको, हल्के से गर्म पानी के अंदर उसको डाल के ऐसा किया जा सकता है। बहरहाल ये हैं जी मुख्तलिफ मेथड्स। अच्छा, अब जो कि मैंने पहले कहा था कि केमिकल्स बहुत से हैं, ना सिर्फ एब्सिसिक एसिड बल्कि और भी बहुत से केमिकल्स ऐसे मौजूद हैं जो पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। उनके असरात को मुख्तलिफ तरीकों से दूर किया जा सकता है। मसलन उसमें चंद पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको ऑलरेडी आता है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स किस तरह के हार्मोन हैं? जिबरेलिन्स को यूज़ किया जा सकता है। जिबरेलिन्स भी कुछ बीजों को ग्रो होने में मदद देते हैं। जिबरेलिन्स और उन इनहिबिटरी इफेक्ट को खत्म कर देती हैं जो कि एब्सिसिक वजह से होता है और उसके अंदर वो बीज हैं उगना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सिन्स के नाम से भी आप वाकिफ हैं पहले से। ऑक्सिन और साइटोकाइनेन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा अदर केमिकल्स मेथाइलयूरिया और इथाइलिन का इफेक्ट भी नोट किया गया है। मैंने जोड़ने का नाम लिखा है जी। इसके अलावा ऑक्सिन है और बहुत से और केमिकल्स, मिसाल के तौर पर थायोयूरिया, ये वो केमिकल्स हैं जिनको यूज़ किया जा चुका है और ये प्रूफ हैं कि ये उस इनहिबिटरी इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और बीज उगना शुरू हो जाते हैं। हमारा अगला हेडिंग इमेच्योर एम्ब्रियो, पॉइंट नंबर 3। कुछ बीजों में इमेच्योर एम्ब्रियो होता है। अगर ऐसा हो, एम्ब्रियो इमेच्योर हो, तो फिर उस पौधे को खुद ऐसे नहीं ग्रो किया जाता जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाएगा, जब तक उसको पूरा टाइम नहीं मिल जाएगा। दोबारा याद रखिएगा, ऐसे पौधे जिनका एम्ब्रियो इमेच्योर है, बीज बन गया है लेकिन अभी एम्ब्रियो इमेच्योर है, उसको एक राइपनिंग पीरियड चाहिए होता है। जब तक उसका राइपनिंग पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा वो, और ज़ाहिर है कि इसका इलाज है टाइम। वो टाइम गुजरेगा पूरा, जो प्रॉपर टाइम होगा, तो फिर वो ग्रो करेंगे। वो उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये मस्ट है, मजबूरी है कि ऐसा पौधा जिसमें अभी एम्ब्रियो इमेच्योर है वो किसी भी सूट में ग्रो नहीं करेगा जब तक वो प्रॉपर मेच्योर नहीं हो जाता। वो मेच्योर होगा तो फिर उसकी ग्रोथ हो सकती है। और ये 3 हेडिंग मुकम्मल हो गए जी। हमारा चौथा हेडिंग है ये ऊपर सवाल में लिखा हुआ कि कुछ सीड्स को चिलिंग चाहिए होती है, नीड ऑफ चिलिंग। कुछ ऐसे बीज हैं जिनको ज़्यादा को ज़रूरत है नीड ऑफ चिलिंग की। जब तक उनको चिलिंग इफेक्ट ना मिल जाए तब तक वो ग्रो नहीं है। चौथा फैक्टर नीड ऑफ चिलिंग। कुछ बीज ही ऐसे होते हैं उनमें जब तक उनको चिलिंग ना कर दी जाए, चिलिंग
0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके हवाले से आप इस लिहाज से वाकिफ है कम से कम के वो लो टेम्परेचर सर्दी के मौसम में ग्रो होते हैं। वर्नाशन की डिस्कवरी ही इसी तरीके से हुई थी, लो टेम्परेचर की तरह से। पर इसमें बहुत से पौधे हैं जो चूँकि नाम ज़्यादा हैं, मैं उनमें से किसी मशहूर पौधे का नाम देता हूँ जी। वो है जी एप्पल। मिसाल के तौर पर एप्पल उन पौधों में शामिल है। जब तक इसको चिलिंग ट्रीटमेंट ना दिया जाए ये ग्रो नहीं करेगा। और अंगूर, ग्रेप्स एक्सेट्रा ये उन पौधों में शामिल है जिनके लिए चिलिंग की रिक्वायरमेंट। एक और पॉइंट है जी, और वो पॉइंट है लाइट। कुछ पौधों को अश्विनी सर, जी बताएं जी। अश्विनी सर, हाँ जी पूछें। सर ये चिलिंग वाले पॉइंट के समझ लगी कि ये चिलिंग क्या मतलब मौसम ठंडा होना चाहिए? इसका मतलब है आपने लेट क्या? ज्वाइन की, यू हैव जॉइंड लेट। ये जब लेक्चर अपलोड होगा दोबारा सुनिएगा, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके जी लाइट रिक्वायरमेंट, ये पॉइंट नंबर 5 था जी। पॉइंट कम भूल गया मुझे, पॉइंट नंबर 5 से करना पड़ेगा। जी लाइट रिक्वायरमेंट। कुछ पौधों को स्पेसिफिक लाइट चाहिए होती है और इनमें खास तौर पर जो रेड कलर की लाइट है वो बहुत ही इफेक्टिव नोट की गई है, देखी गई है। जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक हार्मोन वाला, जहाँ पे जिब्रेलिन्स का नाम आया था तो वहाँ भी जिक्र हुआ था कि जिब्रेलिन्स रेड लाइट की सब्स्टिट्यूट होती है और रेड लाइट जिब्रेलिन की सब्स्टिट्यूट है। बहरहाल कुछ ऐसे बीज हैं जिनको स्पेसिफिक कलर की लाइट चाहिए होती है, उनको लाइट जब प्रोवाइड की जाती है तो वो बीज उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर ये सीड के स्टार्ट के भी हो सकता है जाविस का। फर्न्स, आप फर्न्स के नाम से वाकिफ हैं। फर्न्स के स्पोर्स को उगने के लिए भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और कीजिए, फर्न्स के स्पोर्स को उगने के लिए भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वो लाइट मौजूद होगी, वो होगी तो वो ग्रो करेंगे। अगर लाइट नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। फर्न्स जो मैंने हट की एग्जांपल दे दी है, अब वो पौधे जिनको लाइट की जरूरत है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें से कोई ऐसी एग्जाम्पल दूँ जो आपके लिए वेल नोन हो। और वो एग्जाम्पल है जी टोबैको। टोबैको एक एग्जाम्पल है टोबैको के नाम से, जो कि आप सब वाकिफ हैं। टोबैको एक प्लांट है जिनको लाइट की जरूरत है, वो ग्रो करते हैं। और दूसरा मशहूर पौधा जिससे आप वाकिफ हो सकते हैं वो सैलड है, सलाद पत्ता, इसको लेट्यूस कहते हैं। लेट्यूस सलाद को कहते हैं और ये सलाद पत्ता बुरान है। लेट्यूस को सलाद पत्ता है। मैंने उन दो मशहूर पौधों का नाम दे दिया है जो मशहूर और मरूफ हैं और इनके बीजों को ग्रो होने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लाइट की। टेक्निकल लफ्ज आप कहें तो मैं इसमें लिख देता हूँ। ऐसे बीज फोटोप्लास्टिक कहलाते हैं या देयर कॉल्ड फोटोप्लास्टिक। फोटोप्लास्टिक ये टेक्निकल लफ्ज है जी इन बीजों के लिए। फोटोप्लास्टिक, ये सीड फोटोप्लास्टिक का एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हुई है। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग इसमें मैंने एक जिक्र किया था, उसका हेडिंग था ऊपर डॉर्मेंसी ड्यू टू इमेच्योर एम्ब्रियो। अब उसका ऑपोजिट भी है, एक और लफ्ज भी है इसमें, यहाँ पे इसको हम पॉइंट नंबर 6 पे रखते हैं। और वो ये है कि कुछ बीजों को एम्ब्रियो तो मौजूद है उसमें, लेकिन उसके बावजूद वो डॉर्मेंट हैं और उनको कुछ टाइम चाहिए होता है ड्राई स्टोरेज। अब दोबारा गौर कीजिए, कुछ ऐसे वो बीज हैं जिनमें एम्ब्रियो तो मौजूद है, मैच्योर है, एम्ब्रियो की वजह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दे नीड, इसको कहेंगे कि आफ्टर राइपनिंग, आफ्टर राइपनिंग
इन ड्राई स्टोरेज, ये मैंने पूरा हेडिंग लिख दिया है जी आपके लिए। और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई भी चूंकि जब तक उनको स्पेलिंग को चेक ना किया जाए तो गड़बड़ हो सकती है जी। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सब कुछ मौजूद है, एवरी भी है, लेकिन दे नीड टाइम। टाइम फैक्टर कह लीजिए, उनको स्पेसिफिक टाइम चाहिए, वो उस टाइम पूरा करने के बाद ही उगते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जांपल है जी वीट। गंदम के नाम से हर बच्चा वाकिफ है, वीट के नाम से वाकिफ हैं, आप ओट के नाम से भी वाकिफ हैं, चलिए जो भी से में आता है अच्छा। ये हैं जी बहुत सारे मेथड्स जिनका जिक्र आपके सामने किया गया कि ये वजूहत ये हैं, और जब तक उसकी वजह खत्म ना की जाए तब तक वो चीज़ खत्म नहीं। जो कलर लाइट है, चूँकि लाइट का जिक्र मैंने ऊपर किया था, लाइट रिक्वायरमेंट है, लाइट रिक्वायरमेंट के हवाले से आपको याद होगा रेड और फार रेड लाइट का इफेक्ट जो है डिस्कस हो चुका होगा। याद रखिएगा कि लाइट में वही रेड और फार रेड लाइट डिफरेंट बीजों के ग्रो होने के लिहाज से खास करके यहाँ पर है, इसके ऊपर काम हो भी चुका है और अभी भी काम चल रहा है। मुख्तलिफ कलर्स की लाइट मुख्तलिफ पौधों के ऊपर मुख्तलिफ शो करती है, और एब्सिसेंस या एब्सिसिक एसिड कह लीजिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है खासतौर पर कुछ पौधों में रेड लाइट और कुछ पौधों में फार लाइट। और ये है जी ऑल अबाउट सीड डॉर्मेंसी, उसके रीजंस और वो मेथड जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। और जो बर्ड डॉर्मेंसी है वो बहुत मुख्तसर सब्जेक्ट है, हम इसका तारुफ ऑलरेडी हो चुका था। बर्ड डॉर्मेंसी के हवाले से फिर रिमेंबर साइटोकाइनिन का नाम आपने पहले से कहीं पढ़ा। साइटोकाइनिन जो है वो जब अप्लाई की जाती है एक्सोजीनसली, ये क्वेश्चन ये पॉइंट आपने से पहले पढ़ा होगा, जब साइटोकाइनिन को अप्लाई किया जाए खाविदा बर्ड्स के ऊपर तो वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, और ये साइटोकाइन ऑक्सीजन के इनहिबिटरी इफेक्ट को भी खत्म कर देती है। हमारे पास चिकन क्यों के ऑक्सीजन लेटरल बर्ड्स को ग्रो होने से रोकती है, जबकि साइटोकाइन को ग्रो करने में मदद देना शुरू करती है। पर इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है बर्ड्स एंड सीड ऑर्गेनिज्म वाला ये कंप्लीट हो गया, और आज के लिए बस इतना कुछ ही था। जो आज मुझे भी जाना है, कॉलेज जाना है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफ़िज़ करके जी। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का जी? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इन्होंने ना ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया स्कैरिफिकेशन, जी। और दूसरा सारा स्ट्रेटिफिकेशन। चलें मैं दोनों मदद कर देता हूँ। पंजाबी सबको आती है, पहले ये बताइए जी आप में से किस किस को पांडे मांझने आते हैं? पांडे कैसे मांझे जाते सारी हैं? पांच हाँ जी, बड़ी मेरी साइड रेत ना हाँ रेत जी, ना बिल्कुल सारी ठीक। थोड़ा साबन लेके ते रेत तो में मिक्स करके ते रेत ना हाँ जी, अब कैथी देखें बाबा करे। ये जॉब फीवर को देना चाहिए था, जॉब ताहर ने दे दिया है जी। बहरहाल आई एम श्योर कि सबको पता है कि बर्तन कैसे मांझ जाते हैं। जैसे बर्तन मांझ जाते हैं ऐसे आप बीजों को भी मांझ सकते हैं। जब आप बीजों को मांझेंगे, इनको रगड़ा लगाएंगे उनको किसी खुद चीज के साथ, तो ये स्क्रेफिकेशन कहलाती है। जो अपने पहली बार बोल रहा था, बीजों को रगड़ा लगाएं, थोड़ा सा रगड़ें, उनमें खराशें डाल दें ताकि उनमें सुराख हो जाए, उन सुराखों से पानी उनके अंदर चला जाएगा और उनके उगने में मदद मिलेगी जी। आपने दो लफ्ज बोले थे, कौन कौन से थे जी? पहला क्या था, दूसरा क्या था, दोबारा बोलिए। पहला सर क्या बोल? स्कैरिफिकेशन जी ये मैंने स्कैन कर दिया, स्कैरिफिकेशन ये मांझा हो गया जी, मांझा दूसरा लगाना सर रगड़ जी। दूसरा सर स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन किसी और बैन में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इसने इसके साथ कुछ और बोला है, खाली स्ट्रेटिफिकेशन के साथ कुछ और भी होना चाहिए, ये अकेला नहीं होगा, इसका कुछ और स्ट्रेटिफिकेशन इस्तेमाल किया नहीं। उसके साथ स्टेटमेंट में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम वैसे लेयर्स को कहते हैं, और लेयरिंग यहाँ पे एक इस मिनट में इस्तेमाल किया। इसको अगर हम बीज को, ये बर्डिंग थी, हम बीज को मिट्टी में डाल के ऊपर पानी डाल देते हैं, तो ये भी स्ट्रेटिफिकेशन ही कहलाएगी, लेकिन इसका स्टेटमेंट होना चाहिए। आपकी बुक की बर्डिंग क्या, मुझे बर्डिंग सुना दीजिए। सर इसलिए
ये वर्डिंग इस्तेमाल की है कि लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट गिवन टू द सीड टू ब्रेक देयर डोर्मेंसी। इसका सर्टिफिकेट नहीं, इसने गलत इस्तेमाल किया। कौन सी किताब है? किताब कौन सर सी है? अल्हम्दुलिल्लाह में किया है। नहीं, उसने उसका गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। उसने चिलिंग को स्ट्रेटिफिकेशन कैसे कह दिया? चिलिंग और चीज़ होती है। स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। किसी और बुक में चेक करें, किसी और ने तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया ये वाला। चलिए, अब मुझे तो टाइम ज़्यादा हो गया जी, मुझे जाना है, मुझे और कोई तारीफ करनी है, टाइम थोड़ा रह गया, इसलिए अब अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह।